हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट किया था जो डोमेन स्पेसिफिक भी था, साथ ही साथ हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और उसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, नाम था उस चैप्टर का कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कह दो, कोल्ड वॉर एरा कह दो, दोनों एक ही बात है। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th से भी आता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आज के सिनेरियो के लिए भी। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, बता दिया है आपको, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। अभी एक बार ब्रीफ भी करेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वो भी देख लीजिएगा। हमने क्या क्या देखा था पहले उस पर बात करते हैं। हमने देखा था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या होती है, तो हमें पता चला कि 1991 के बाद का जो पॉलिटिक्स है उसको कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का नतीजा था ये। इसके अंदर दो पावर आपस में भिड़ी थी, इसको एक को कहा गया था लाइट पावर और एक को कहा गया था एक्सिस पावर। यहाँ पे दो बम गिराए गए थे जापान पे अमेरिका के थ्रू, और उसी को हमने माना था एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये हुआ था अगस्त 1945 को। एक बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे बम का नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय गिरा था हिरोशिमा पर, फैट मैन गिरा था नागासाकी पर। रिजल्ट ये रहा कि पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कुछ अमेरिका के करे हुए इस काम को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ इसके अगेंस्ट में थे। फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई एक्सेप्ट टू कंट्रीज, वन वॉज यूएसए एंड द सेकेंड वन वॉज यूएसएसआर। यूएसएसआर जिसको आप रशिया के नाम से आज जानते हो, तो ये दोनों आपस में भिड़े। अब ऐसे में जब पूरा वर्ल्ड दो आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो गया, तो एक आइडियोलॉजी यूएस की थी और दूसरी आइडियोलॉजी यूएसएसआर की थी। मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो यूएस कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में यूएस को सपोर्ट करने वाले यूरोप की कुछ कंट्रीज उसके साथ चली गई, जिसको आपने वेस्टर्न यूरोप कहा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और यूएसएसआर के साथ में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आ गई। इसके अलावा वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो दोनों ही आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करती थी, और इसमें जो डिवीजन हो रहा था, बाइपोलरिटी जब हो रही थी, तो ऐसे में कुछ लोग, कुछ नेशंस जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, दे हैव टेकन द स्टेप कि हम तो किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, जिसको कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसके अंदर 5 कंट्रीज ने इसको इनिशिएट किया, जिसमें इंडिया एक था। इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने नाम NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट को सपोर्ट किया। कोल्ड वॉर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, ये एक सीरीज है टेंशंस की जो कि दो कंट्रीज के बीच में चली, लेकिन इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के अंदर एक इंसिडेंस ऐसा था जिसको आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हो। क्यूबा पड़ता है आपके नॉर्थ अमेरिका के पास में, ये यूएसएसआर के सपोर्ट में था, बिकॉज इसकी जो आइडियोलॉजीज थी वो थी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। इसका इनिशिएट कैसे किया गया, तो होता क्या है, जब यूएसएसआर यूएस को डराने के लिए अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर देता है क्यूबा में, उससे जो यूएसए था, यूएस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और वो भी क्योंकि उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये लगी कि है हमारी कंट्रीज़ और अल्टीमेटली सपोर्ट किसको कर रही है, यूएसएसआर को, सो दैट शुड नॉट बी। तो ऐसे में फाइनली इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम भी आपके अगेंस्ट में क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। दोनों ने आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए, एंड ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का सीरीज़ रहा, इसने एक टेंशन क्रिएट कर दी बिटवीन द 2 कंट्रीज़। और ये जो टेंशन थी, इस टेंशन ने पूरे वर्ल्ड को डरा दिया, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब तो इसको हम फाइनली खत्म करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म या फिर सोशलिज्म क्या होता है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। एंड इस तरह से क्यूबा के अंदर एक टाइम बाद जब वर्ल्ड प्रेशर बना, तो वर्ल्ड प्रेशर के बाद में दोनों ने ही, क्यूबा से यूएसएसआर ने, और जो पैसिफिक ओशन है वहाँ से यूएसएसआर के अगेंस्ट में जो मिसाइल्स लगाई थी यूएस ने, उन्होंने अपनी मिसाइल्स को हटा लिया। ये एक तरीके का वार्निंग था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आपको मैंने समझा दिया है, एंड आइडियोलॉजिकली दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं इसके आगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड वॉर जब हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए, तो उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने को था, बट उसको कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने किसी तरीके से, आप मान सकते हो इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, वो नहीं होने दिया। एंड दिस वाज दिस टर्म कॉल्ड द कोल्ड वॉर, जिसके अंदर कोई खून खराबा नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर तब होता है जब पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंगेज हो जाता है वॉर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोल्ड वॉर हमने यहाँ पे टर्म इसीलिए कहा है, ये क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, हाँ लेकिन टेंशन्स रही। अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं।
होपफुली यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टर्म आएगा, उस टर्म को अभी हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप फोकस करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये तो वो चीज़ें होती है जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझना। सबसे पहले ये जो कोल्ड वॉर टर्म है ये कहाँ पर इनिशिएट हुआ था, तो अमेरिका के अंदर हुआ था। और फर्स्ट पर्सन जो थे वो थे बैरूच, ये थे बेर्नार्ड बैरूच, जो फर्स्ट जिन्होंने इस टर्म को यूज़ किया, स्कॉलर थे। इसके बाद में ये टर्म यूज़ किया गया, पिक किया गया लिपमैन के थ्रू, वॉल्टर लिपमैन। इन्होंने आगे चल करके इसको पॉपुलराइज कर दिया। लाइक पहले तो इन्होंने इनिशिएट किया, सबसे पहले इसको यूज़ किया कोल्ड वॉर, मतलब ठंडा शीत युद्ध, ठंडा युद्ध जिसमें लड़ाई बिल्कुल नहीं है। फिर लिपमैन ने, और इसके सबसे पहले बेर्नार्ड बैरूच ने। इसके बाद में इमरजेंस कैसे होती है इन दो सुपर ब्लॉग्स की। देखो ये ब्लॉग के वाला नहीं है ना, ब्लॉग मतलब दो ग्रुप कैसे बन गए, पोल्स भी आप कह सकते हो। इसमें कौन कौन आया, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए के सपोर्ट में थी वेस्टर्न अलायंसेस, एक है सीटो, एक है नाटो और एक है सेंटो। इसको नीटो भी कहते हैं बहुत सारे लोग। वेस्टर्न अलायंस, सीटो, नाटो, सेंटो। जबकि इनको टक्कर देने के लिए यहाँ पे ईस्टर्न अलायंस हुआ और यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट हुआ। वॉर्सो एक जगह है, वहाँ पर ये पैक्ट साइन किया गया था। अभी बताऊंगा इन सब के बारे में, बट पहले इसको ब्रीफली तुम समझ लो कि यूएस को सपोर्ट करने वाली जर्मनी का वेस्ट से, मतलब ऐसे समझ लो ये जो मैंने सर्कल किया है ये जर्मनी है, और इसके वेस्ट में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, आधी जर्मनी, बर्लिन, ये जो बीच में लाइन है ना ये है बर्लिन। बर्लिन से वेस्ट के अंदर जितने भी लोग थे वो यूएस के सपोर्ट में थे, और बर्लिन के ईस्ट में जितने भी कंट्रीज थी वो यूएसएसआर के सपोर्ट में थी। तो इसको एक और इंसिडेंस पढ़ने को मिलता है इसमें हमें, बर्लिन वॉल। ठीक है, तो बर्लिन के अंदर एक बीच में दीवार खींच दी गई थी और ये डिवीजन था दो आइडियोलॉजीज के बीच में। तो इसके अंदर सपोर्ट करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आए, कुछ ग्रुप्स बने, कुछ ट्रीटी साइन हुई जिसमें सीटो है, नाटो है और सेंटो है, और इधर था आपका वॉर्सो पैक्ट और वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, अभी क्या है इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बट मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे देखें इसको। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हुआ क्या है असल में। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पर अगर हम ये इस वाले मैप को देखते हैं तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी आपने एक वर्ड बहुत दिनों से सुन रहे होंगे आप, जिसको कहते हैं आप नीटो कह सकते हो, नाटो कह सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या। अगर इसका एक बार कलर चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पे ये येलो कलर में जो दिख रही है तुम्हें, ये है आपका नाटो कंट्रीज। इनिशिएट किसने किया, इनिशिएट करने वाला था अमेरिका। अमेरिका ने जो ये बर्लिन, देखो ये आपका पूरा का पूरा जर्मनी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका जर्मनी का है, और यहां पर एक लाइन खिंच गई ये बीच में। अब यहां पे ये वेस्ट जर्मनी बन गया और ये इधर वाला ईस्ट जर्मनी हो गया, और बर्लिन वॉल ने क्या कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इधर की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसको नाटो कहा गया। अगर आप येलो कलर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी कंट्रीज हैं ये नाटो कंट्रीज हैं। इनिशिएट क्यों हुआ था, इनिशिएट इसलिए हुआ था क्योंकि इधर वाली कंट्रीज यूएसएसआर की थी और उधर अमेरिका उधर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पे किसी पर भी अटैक हुआ, एक पर भी अटैक हुआ, तो हम ऐसा मानेंगे कि हम सब पे अटैक हुआ और मिलकर के हम फिर लड़ाई लड़ेंगे। अपने आप को एक तरीके से बेहतर करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे येलो कलर के जितने भी दिख रहे हैं वो कौन से हैं, ये हैं नाटो कंट्रीज। अब जब ये बन गया तो इसको टक्कर देने के लिए यूएसएसआर भी डर रहा था अब कि भाई कैसे इसको डील करें, तो यूएसएसआर ने भी अपना एक ग्रुप बना लिया। वॉर्सो, देखो पोलैंड के अंदर वॉर्सो एक जगह पड़ती है, वहां पर इन सभी कंट्रीज को बुलाया गया, और इन कंट्रीज को बुलाने के बाद में एक साइन की गई ट्रीटी कि अगर हम पे किसी एक ने भी अटैक कर दिया ना तो फिर हम भी ये समझेंगे कि हम सब पे एक साथ अटैक हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एक का, इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, ऐसे कहो कि नाटो को टक्कर देने के लिए वॉर्सो हुआ। तो वॉर्सो पैक्ट क्यों साइन किया गया, बिकॉज जब नाटो बन गया और उन्होंने ये कहा, ये डिसाइड किया कि अगर हम पे अटैक होता है तो वी विल कंसिडर आवर सेल्फ कि हाँ एक पर अटैक सब पर अटैक। तो इसको टक्कर देने के लिए वॉर्सो पैक्ट यहाँ पे साइन किया गया यूएसएसआर के थ्रू। ये यूएस आइडियोलॉजी है, ये यूएसएसआर है।
इसके अलावा कुछ ऐसे थे कम्युनिस्ट नेशंस जो किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाह रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा था यूगोस्लाविया। आपको ध्यान है 5 कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा था अभी, जिसमें इंडिया एक था, नाम इंडिया था, घाना था, इंडोनेशिया था, इजिप्ट था और यूगोस्लाविया था। तो यूगोस्लाविया जो कि आज कई टुकड़ों में टूट चुका है, बेलाग्रेड एक जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्यों बता दूंगा अभी। तो बेलाग्रेड के अंदर इन्होंने डिसाइड किया था ये सब कुछ, ये सारा नाम का जो मीटिंग हुआ था वो बेलाग्रेड्स में हुआ था। और यूगोस्लाविया जो कि आज 5 कंट्रीज़ में टूट चुका है, बट उस टाइम पर यूगोस्लाविया था। तो ये था मैप जो, और यहाँ पे जो ग्रेइश कलर की आपको जगह दिख रही है वो आपका अदर कंट्रीज है, उनका कोई मतलब नहीं था, ना वो इनको रोकने के लिए लड़ रहे थे, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। जैसे आपको ध्यान होगा ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ब्रिटेन ने इनको चालाकी से इनका नॉर्थ वाला हिस्सा ले लिया था और अपने आप में जोड़ लिया था, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम कहते हो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद में आगे चल करके, चलो इतना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और इसके मैप के अंदर और हम चीज़ों को समझते हैं, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इससे। देखो यूएसए का पावर ब्लॉक में कौन कौन है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आना चाहिए और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए। ये सबसे पहले यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले है वेस्टर्न अलायंस। मैं बात कर रहा हूं यूएस की पावर की, तो वेस्टर्न अलायंस के अंदर सबसे पहले अगर आप डिवाइड करते हो पूरे यूरोप को, तो अधिकतर कंट्रीज यूरोप की थी और वो यूएस के सपोर्ट में थी। तो जितनी भी कंट्रीज यूरोप से बिलोंग करती है बट आइडियोलॉजिकली दे आर सपोर्टिंग टू यूएसए, तो उनको आपने कहा गया वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि वो वेस्ट वाली कंट्रीज ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जो कि सपोर्ट कर रही है यूएसए को, इसलिए इसको वेस्टर्न अलायंस कहा गया। ईस्टर्न यूरोप, बात है यूरोप की, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट उन्होंने सपोर्ट किया आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर, तो अल्टीमेटली उसको कहा गया ईस्टर्न अलायंस। तो इसके अंदर अगर आप बात करो तो वेस्टर्न अलायंस में सारी कंट्रीज आ जाएगी। इसके बाद इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया नीटो, नाटो, कुछ भी कह सकते हो। अब इसका मतलब क्या है उसको पहले ये समझ लो, 12 अप्रैल को बना है, तो एक क्वेश्चन ये आप अच्छे से मार्क कर लेना। ये वेस्टर्न अलायंस ने फॉर्म किया एक ग्रुप जिसको कहा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हालांकि अभी आपको ध्यान होना चाहिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ ना, उसका मेन कारण भी यही ग्रुप था। इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी 30+ कंट्रीज थी जिन्होंने ये डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है कि अगर एक पर अटैक हुआ तो हम सब पे अटैक मानेंगे। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन को ऐसा लगता था कि हम पर भी कभी भी रशिया अटैक कर सकता है, क्योंकि ऐसा उसने पहले करा था। और ऐसे में फाइनली ये डिसाइड किया गया, उसने ये डिमांड रखी नाटो के साथ में कि हमें आप जोड़ लो हमारे साथ, अपने साथ में हमें जोड़ लो जिससे कि हम सिक्योर हो जाएं। और रशिया ने कहा कि तुम्हें ज़रूरत क्या है उनके साथ जाने की, क्योंकि आप पहले से ही यूएस के अलायंस में क्यों जाना चाह रहे हो। बात समझो, जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तो जो यूक्रेन था वो किसके साथ था, यूएसएसआर के साथ था, एंड नाउ वो डिमांड कर रहा है कि आप भी हमें यूएस के साथ में जाने दो। और वो ये कह रहा है कि वो जानता है उसको कि अगर ऐसा करना, हम इसको करने देंगे तो अल्टीमेटली हमारी पावर वीक होगी, मतलब रशिया वीक हो जाएगा, साथ ही साथ जो यूएस का इन्फ्लुएंस है वो इन पर भी बढ़ जाएगा, हमारे वाले टेरिटरीज में भी आ जाएगा। तो उसको सिर्फ मना कर रहा है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और वो डिमांड कर रहा है बार बार कि जाना चाहिए, हमें जाना है, आपके साथ मिलना है नाटो के साथ में। ऐसे में ये एक वॉर जो पहले ज़बानी थी, उन्होंने फिर उसको प्रैक्टिकल कर दिया। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे इमेजिन कीजिए ये रशिया है और ये अपना यूक्रेन है, तो ऐसे में यूक्रेन और रशिया, यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक टर्म चलता है, यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर लोग अगर परेशान हैं और कोई दूसरी कंट्री अगर उसमें इंटरफेयर करके उन लोगों को आज़ाद करवा देती है, तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको वॉर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये एक तरीके की हेल्प कंसीडर की जाएगी, हेल्प ही मानी जाएगी। इसी को देखते हुए हमने भी तो क्या किया था, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाली थ्योरी थी, उसमें हमने बांग्लादेशियों की मदद करके बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया था, इसी आइडियोलॉजी की बेस पे। अदरवाइज तो हमारी सीधी लड़ाई होनी थी, हालांकि उसके बावजूद भी हुई, हमारी मेहनत बेकार थी। और अगर अभी भी हम चाहें तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा सकते हैं वो, लेकिन वही बात है, अननेसेसरी का इंटरफेयर करना ही होगा, वो अपना इंटरनल अफेयर है। बट अगर हम करना चाहें तो वर्ल्ड हमें सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो नीटो था ये बना, वेस्टर्न अलायंस था ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, और सामने आया अप्रैल 12 को 1949 में। अब क्या हुआ इसके एवज में, अभी हम पढ़ेंगे यूएसएसआर के अंदर भी ब्लॉक बना, लेकिन उसके पहले
यहाँ पे सीटो देख लो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब यूरोप के अंदर दो हिस्से हो गए तो इसके बाद में यहाँ पे यूएसए और यहाँ पे यूएसएसआर, ये दो हिस्से जब हो गए तो अल्टीमेटली यूएसए को ऐसा लगा कि केवल यूरोप की कंट्रीज का सपोर्ट लेने का कोई फायदा नहीं होगा, और भी हमें चाहिए होंगे। तो उन्होंने यूएसएसआर के नीचे पड़ता है एशिया, एशियन कंट्रीज को इसने अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की, और उसके अंदर कौन कौन इसके सामने आए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसके सामने आई। उसने ट्रीटी साइन करवाई कि हम यूएस को सपोर्ट करेंगे, तो ये हो गया आपका सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही सेंटो बना जो कि था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना सा इसमें याद रखना है आपको। अब यूएसएसआर की बात करें, मुझे जहां तक लग रहा है तो नीटो से क्वेश्चन आपके पास जरूर से आएगा, ठीक है। यूएसएसआर की बात करते हैं अपन। हालांकि मैंने नीटो के ऊपर एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आप उस वीडियो को देखेंगे। नीटो के ऊपर मैं पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, और मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी क्या स्थिति है वो भी मैं आपको कन्वे कर सकूं। यूएसएसआर के ब्लॉक की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले तो ईस्टर्न अलायंस को देखा। ईस्टर्न अलायंस में क्या था, इन्होंने उन कंट्रीज को जोड़ा जो कि सोवियत आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी और उनको सपोर्ट कर रही थी। अब एक तरीके से मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया कि 1949 अब ऐसे 1949 के अंदर जब नीटो बन गया तो ऐसे में यहां पे उनको चैलेंज देने के लिए वॉर्सो में पैक्ट साइन किया गया। तो इसको वॉर्सो पैक्ट किया गया, एस्टेब्लिश्ड वाज 1955। अल्टीमेटली इसका प्रिंसिपल क्या था कि आप जो भी नाटो में एक्शंस होंगे उसको आप उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करोगे। तो दिस वाज द काइंड ऑफ आंसर जो कि नीटो को दिया गया था, किसके थ्रू, यूएसएसआर के थ्रू। फाइनली इस तरह से ये छोटा सा एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है चाइना के बारे में पढ़ना, वो है कि जब सोवियत यूनियन के अंदर जब उधर उन्होंने सीटो बनाया ना, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज का अलायंस जब उन्होंने बनाया तो यहाँ पे चाइना भी सामने आया। अब देखो चाइना के साथ किस्सा क्या था, ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया के साथ में, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये फॉलो कर रहा था यूएस को। अगर आपको मैं एक फोटो कोशिश करूंगा अभी, चलो यहाँ पे देखना, इस फोटो में देखो, आप ये पढ़ते हैं क्लास 12th की टेक्स्ट बुक में। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना एक तरीके से सपोर्ट इनडायरेक्टली कर रहा था यूएसए को, जबकि वो कहने को और ट्रीटी उसने साइन कर रखी थी यूएसएसआर के साथ। सो दिस वाज द काइंड ऑफ डिसीजंस जो चाइना ने, या आप कह सकते हो डिप्लोमेसी जो उसने प्ले करी किसके साथ, यूएस और यूएसएसआर के साथ में। तो सोवियत यूनियन और चाइना रेस्पॉन्ड करते हैं सीटो को और सेंटो को क्लोज रिलेशन बता करके अपना, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है आपको मैंने बताया, इनडायरेक्टली वो इसके सपोर्ट में नहीं थे। इन्होंने किसके साथ में, किन कंट्रीज के साथ में अपना रिलेशन बैठाने की कोशिश की, वियतनाम के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और इराक के साथ। तो इन्होंने अपने साथ में ले लिया, किसने लिया, सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट ने सीटो और सेंटो का जवाब देने के लिए वियतनाम, कोरिया और इराक को अपने साथ में लेने की कोशिश की। हालांकि इसका बड़ा कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ अभी पूरे कोल्ड वॉर में कोई लड़ाई नहीं हुई, बस ये देख रहे हैं अपने पाले को थोड़ा सा मजबूत किया जा सके, अपने हिस्से को और मजबूत किया जा सके, अलग अलग कंट्रीज को अपने साथ में जोड़कर। देखो और क्या हुआ, कोल्ड वॉर ने क्या किया ये आपके काम का नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, नीचे चलते हैं अपन। अब एक बार इस मैप को अच्छे से हमें देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे वर्ल्ड 3 पार्ट में कंसीडर किया जाता है। पहला वर्ल्ड यूएसए, दूसरा वर्ल्ड कंसीडर करते हैं यूएसएसआर को, और जो तीसरा वर्ल्ड है वो जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये बेसिकली आपका थर्ड वर्ल्ड है। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट थर्ड वर्ल्ड ने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा इनसे। तो यहाँ पे इंडिया था, घाना था, इजिप्ट था, इंडोनेशिया था, यूगोस्लाविया था। अब यहाँ पे बेलग्रेड के अंदर 1961 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, एस्टेब्लिश्ड इन यूगोस्लाविया में एस्टेब्लिश किया गया है नॉन अलाइंड मूवमेंट को, मतलब स्टार्ट किया गया है। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, इसको याद रख लेना, ठीक है। 1961 इंडिया सबसे पहले इनिशिएट करता है एक इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के कि हाँ हम किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे, इस वॉर में हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना, ठीक है। तो नाम इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये चाहा कि किसी भी तरीके से ऑफिशियली हम लोग किसी भी तरीके से इन पावर्स के साथ में नहीं जाएंगे, और जो भी स्मॉल कंट्रीज थी, जो भी
अभी हार्डली ही मैं आज़ाद हुई थी, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जो नहीं चाहते थे अननेसेसरी अपने इकोनॉमिकल एंड सोशल लॉसेस, तो उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हम एरेना की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोल्ड वॉर के अंदर ये वाला पॉइंट बहुत बहुत सिंपल कर देगा आपकी सारी चीज़ें कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या हुआ, तो क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। बर्लिन ब्लॉकेड, ये मतलब ये बर्लिन वॉल से रिलेटेड है। कोरियन वॉर हुआ, कैंगो वॉर हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अफगानिस्तान, जब सीटो हुआ ना, सेंटो हुआ, सॉरी सेंटो, तो सेंटो के अंदर ये अफगान वॉर हुआ था, ठीक है। और वियतनाम क्राइसिस जो अभी आपको पता होगा कि सेंटो के अगेंस्ट में, सीटो और सेंटो के अगेंस्ट में वियतनाम को जोड़ा गया था किसके, यूएसएसआर के साथ में और चाइना के साथ में, तो ये वियतनाम क्राइसिस उसी दौरान हुए। यहाँ पे सारे इंसिडेंसेस बता रखे हैं। 1948 कोरियन वॉर, 1950, मैंने पूरा इसके अंदर सारी चीजें यहां लिख रखी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा था सोवियत्स को और साउथ कोरिया सपोर्ट कर रहा था यूएसए को। याद करो, किम जोंग अभी किससे मिले थे थोड़े टाइम पहले, जब पूर्व राष्ट्रपति यूएसए के, उनसे मिले थे, ठीक है। और बड़ा मुश्किल था, पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति हुआ था जिन्होंने वो जो लाइन इन्होंने खींच रखी थी उसको क्रॉस किया था, ठीक है। एंड कैंगो वॉर हुआ था 1965 में, आप थोड़ा सा याद रख लेना। और हाँ, आई वॉज टेलिंग दिस फोटो, जैसे आपको पता है मैं इस फोटो के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कौन है, ये यूएसए है, ये कौन है, यूएसएसआर है, और ये कौन है बेटा, चाइनीज। तो चाइनीज देखो क्या कर रहा है, कहने को उसने क्या कहा है कि हम यूएसएसआर के साथ में हैं, बट हाथ किसका चूम रहा है, वो हाथ चूम रहा है यूएस का। तो चाइना का यहाँ पे डिप्लोमेटिक अंदाज यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर फोटो है जो भी काफ़ी अच्छा एक थॉट बताती है कि उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन, वो ये समझते थे कि आसानी से वियतनाम को वो चबा जाएंगे, खा जाएंगे, वियतनाम को कवर अप कर लेंगे। लेकिन वियतनाम वॉर के दौरान उनको पता चला कि वियतनाम को इतना आसानी से जीतना नहीं है आसान। और बस इतना ही है इसके अंदर। हाँ, ये और देख लो, इनके बाद में जब ये सारा सब कुछ चीज़ें हो गई तो कुछ ट्रीटीज और साइन की गई। इसमें 3 ट्रीटीज थी जो हमें भी बोला जा रहा था कि आप भी ये ट्रीटी साइन करो ज़बरदस्ती, क्योंकि यूएस और यूएसएसआर ये लोग अपने आप को डेवलप कर चुके थे कोल्ड वॉर एरा में, ठीक है। तो ऐसे में यूएस और यूएसएसआर का जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस खत्म हुआ तो उन्होंने 3 ट्रीटी वर्ल्ड से साइन करवाने की कोशिश की गई। एक तो है एलटीबीटी, जिसको कहते हैं आप लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, आप कोई भी नया वेपन बनाओगे तो टेस्ट ही नहीं कर सकते हो आप। दूसरा न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशनल ट्रीटी, इसके अंदर आप न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करोगे, होना ही नहीं चाहिए। और ABMT, ये हो गया आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है जो टारगेट को फिक्स कर लेती है और टारगेट का पीछा करते हुए उसको मारती है, तो वो भी आप नहीं करोगे। कोई भी चीज आपको नहीं करने के लिए कहा था, उनको ऐसा लग रहा था वर्ल्ड पीस पे खतरा हो सकता है, जबकि ये उस टाइम तक अपने वेपन्स को डेवलप कर चुके थे। और ये ट्रीटी साइन करवाने का मकसद ये था कि कोई भी आगे चल करके ये सारी चीजें अपने देश में ना बना ले। इंडिया को भी कहा गया साइन करने के लिए, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। और आपको ध्यान होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या किया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई थी, ब्रह्मोस का नाम आपने सुना होगा, ये सुपरसोनिक मिसाइल्स थी। इसके अलावा भी बहुत सारी और मिसाइल्स इन्होंने बनाई, अग्नि बनाया था, पृथ्वी बनाया था एंड ऑल। तो इस तरह से हमने बेसिकली ये सारा डिस्कशन किया। एक बार छोटा सा रिकैप कराने की कोशिश करूँ मैं आपको, एक छोटा सा टाइम दीजिए मुझे, थोड़ा सा। इसमें फिर मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप याद रखें। नीटो सबसे पहले याद रख लीजिए 1945 के बाद में सीटो याद रख लीजिए 1954 सितंबर में हुआ था, ये सितंबर है ना। और सेंटो याद कर लीजिए 1955 लास्ट के मंथ में हुआ था। एंड वॉर्सो पैक्ट आपको पता ही है 1955 मैंने बता दिया है यहाँ पे, उसका एक तरीके से डिवीज़न था, बताया गया था, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से हमने एक छोटा सा रिवीजन देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब लेने की कोशिश की।
तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कहीं तकलीफ होगी नहीं, अगर होती है तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें कन्वे ज़रूर कीजिएगा थ्रू टेलीग्राम चैनल। हम कोशिश करेंगे उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको कन्वे कर सकें। थैंक यू सो मच।